क्या करेंगे हम इसमें, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 3 है जिसका नाम अवयव मैट्रिसेज है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो इस बुक्स में एनसीईआरटी में है और नहीं भी है जो कॉम्पिटिटिव लेवल्स के हैं, उन सभी को लेके हम एक साथ चर्चा करेंगे। इसकी वीडियो सॉल्यूशन भी डाले जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव नीट और आईआईटी लेवल्स के आईआईटी लेवल्स के जो क्वेश्चंस होंगे वहाँ तक कवर किए जाएंगे। उससे पहले अवयव से रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशन है जिसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है, जिनका यूज हम अवयव में करेंगे। सबसे पहले अवयव का डेफिनेशन क्या है, अवयव के अवयव का क्या डेफिनेशन है, उस अवयव की कोटि अथवा उस अवयव का क्रम क्या है, उन अवयवों का रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं क्या किया हूँ, अवयव का परिभाषा देने के लिए या मैं बहुत सारी संख्याएं लिया हूँ जिसमें 1 है, 2, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्याओं का एक समूह है। इन संख्याओं के समूह को हम क्या किए हैं, एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किए हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो हमको एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त किए हैं, तो जो हमको ये समूह दिख रहा है, अब इस समूह का नाम क्या पड़ गया है, अवयव। मैं क्या देख रहा हूँ कि इस सारणी में फिलहाल 1, 2, 3 पंक्ति है, तो हम यहाँ फिलहाल पंक्तियों की संख्या 3 लिख सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब अगर इनफाइनाइट अवयव हैं, बहुत सारे अवयव हैं, उनको हम आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करेंगे तो बहुत सारी पंक्तियाँ मिलेंगी, तो उस पंक्तियों को हम नहीं व्यक्त कर पाएंगे कंप्लीटली। तो हम मान लेंगे कि पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या क्या है, n मान लेंगे। अब देखिए पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होता है। तो अवयव में जो क्षैतिज होते हैं, क्षैतिज रेखा में जो लिखे गए अवयव होते हैं, इनका नाम पंक्ति होता है। और जो ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर लाइन में जो अवयव लिखे गए होते हैं, उनका नाम क्या होता है, स्तंभ होता है। क्लियर हो गया कि क्षैतिज रेखा के अनुदिश जो अवयव ये लिखे जाएंगे इनका नाम क्या होगा, पंक्ति, और जो ऊर्ध्वाधर लिखे जाएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, स्तंभ। ये इतना क्लियर होगा। तो इस बेस पे अगर मुझे अवयव का परिभाषा देना होगा तो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऐसे, किसी दी हुई संख्याओं के समूह को m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में व्यक्त करने पर, दोबारा सुन लीजिए, बोलेंगे किसी दी हुई संख्याओं के समूह को m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में व्यक्त करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे, किसी दी हुई संख्याओं के समूह को m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर या व्यक्त करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, अवयव को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया। जैसे मैं मान लिया हूं कि हमारे पास ये अवयव A है जिसमें ये सब अवयव हैं, अवयव B है इसमें 1, 2, 3, 4 अवयव है, एक अवयव C है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ये सब अवयवों को ऐसे लिखा जा सकता है। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हमारे पास आता है अवयव के अवयव। हम देख रहे हैं कि हम इन संख्याओं को लेके एक आयताकार सारणी तैयार कर रहे हैं, तो इस आयताकार सारणी का नाम क्या पड़ गया है, अवयव। तो मैं क्या देख रहा हूँ, इस आयताकार सारणी में है संख्याएं उपस्थित है ना भाई, यही ना सारी संख्याएं मिलके अवयव का निर्माण की है। क्या बोलो यार। तो हमारे कहने का मतलब किसी भी अवयव में ये जो भी संख्याएं आपको उपस्थित हुई हैं, ये दिख रही हैं, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अवयव का अवयव कहते हैं। जैसे हमारे पास एक अवयव है जिसमें 1, 2, 3, 2, 0, 5, 1, 0, 3, दूसरा अवयव है -1, 0, 2, 1, 0, 4। ये इस अवयव में संख्याएं उपस्थित हैं और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अवयव का अवयव। तो अवयव के अवयव का क्या परिभाषा देंगे, हम बोलेंगे किसी भी अवयव में जो भी संख्याएं उपस्थित होती हैं, यानी किसी अवयव में उपस्थित संख्याओं को उस अवयव का अवयव कहते हैं। यानी किसी भी अवयव में जो भी संख्या उपस्थित होती हैं उन संख्याओं को अवयव का अवयव बोलेंगे। बोलो समझ में आया। तो अवयव, पहले नंबर अवयव का क्या परिभाषा देंगे, किसी दी हुई संख्याओं के समूह को
m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। आव्यूह का अवयव किसे कहते हैं? तो बोलेंगे किसी आव्यूह में उपस्थित संख्याओं को उस आव्यूह का अवयव कहते हैं। हम बोले इस आव्यूह के अवयव क्या है? तो बोलोगे -1 0 2 1 0 4, यही तो अवयव है। हम बोले इस आव्यूह के अवयव क्या है? तो क्या बोलोगे? 1 2 3 2 0 5 1 0 3, ये इस आव्यूह के क्या है? अवयव है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितने डेफिनेशन क्लियर हो गए? 2। अब इसके बाद से आता है आव्यूह का क्रम या आव्यूह का कोटि। मैं एक आव्यूह लिखा हूं जिसमें एलिमेंट्स उपस्थित हैं 1 2 5 1 3 5 -2 1 3 2 -1 -3 है। मैं पूछूं इसमें पंक्ति कितने हैं? तो आप बोलोगे 1 2 3। कितने पंक्ति हैं? 3। स्तंभ कितने हैं? तो 1 2 3। तो ये देखो पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी क्या है? 3। तो इसका मैं पूछूंगा आव्यूह का क्रम या कोटि क्या होगा? तो आप बोलोगे 3 × 3, यानी पहले पंक्तियों की संख्या फिर गुणे क्या लिखते हैं? स्तंभों की संख्या। बोलो समझ में आ रहा है? पहले किसकी संख्या लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या, फिर बाद में किसकी संख्या लिखते हैं? स्तंभों की संख्या। बोलो समझ में आया? तो वही 3 × 3 क्या है? पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याओं का गुणन है। गुणनफल नहीं कह रहे, गुणन है। और इसी गुणन को हम आव्यूह का क्रम या क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। यानी किसी दी हुई आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याओं के गुणन को उस आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं। बोलो समझ में आया? क्या बोलेंगे? किसी दी हुई आव्यूह में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याओं के गुणन को उस आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे एक कोई आव्यूह ए दिया है, ये A1, ये A2, ये मान लो A3, ऐसे ये B1 B2, ये दिया है B3। बोलो इसमें कितने पंक्ति हैं? 2। स्तंभ कितने हैं? 3। तो इसका कोटि क्या होगा? 2 × 3। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं कि एक आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m है और स्तंभों की संख्या n है, तो उसका कोटि क्या होगा? m × n। बोलो क्लियर हो गया? या बोलो यार, तो ये चीजें याद रखना। तो आव्यूह का क्रम या कोटि का क्या परिभाषा देंगे? बोलो तो किसी आव्यूह में या किसी आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्याओं के गुणन को उस आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n हो तो उसका कोटि m × n होगा। एक बड़ा लॉजिकली इसमें चीजें होता है कि आव्यूह का कोटि होता है ना, उसका आप गुणनफल करो, जितना आएगा ना समझ लेना उसमें उतना ही अवयव उपस्थित है। जैसे 3 तरीके क्या हो गया? 9। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 3 3 6 3 9 अवयव उपस्थित है ना भाई। यहाँ देखो 2 3 6, तो इसमें अवयव गिन लो, 2 2 4 2 6 अवयव है। बोलो क्लियर हो गया? तो ये अगर अवयवों की संख्या निकालना हो तो बड़ा बढ़िया होता है, उसके जो कोटि होती है उसी का हम गुणा कर देते हैं तो अवयवों की संख्या निकल जाता है। बोलो क्लियर हो गया? अब देखो इसका कोटि लिखना है तो इसमें पंक्ति कितने हैं बाबू? 1 और स्तंभ 1 2 3, तो इसका कोटि होगा 1 × 3। इसमें देखो पंक्ति कितने हैं? 1 2 3, तो 3 हो गया। स्तंभ कितने हैं? 1, तो इसका कोटि हो गया 3 × 1, यानी 3 × 1। बोलो समझ में आ गया? इसमें देखो कितने पंक्ति हैं? 1 1 2, 2 पंक्ति हैं, तो बोलो इसके स्तंभ कितने हैं? 3, तो 2 × 3 कोटि हो गया इसका। इसमें पंक्ति कितनी है? 3 और स्तंभ भी कितने हैं? 3, तो इसका कोटि क्या होगा? 3 × 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कन्फर्म हो गया? अब एक बार पूरा परिभाषा मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, आप क्लियर समझ लोगे, अपने मन से लिखोगे। आव्यूह का क्या परिभाषा देंगे? किसी दी हुई संख्याओं के समूह को m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। और इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ये एग्जाम्पल दिखा लोगे। ओके, इसके बाद से आता है आव्यूह के अवयव। तो क्या परिभाषा देंगे आव्यूह के अवयव का? किसी आव्यूह में उपस्थित संख्याओं को उस आव्यूह का अवयव कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया? और आव्यूह के जो अवयव होते हैं ना उसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बाबू? ऐसे मान लो अगर कोई आव्यूह है तो A = इसको लिखना होगा, तो मान लो लिखेंगे A1 A2, ये क्या हो गया A3,
है B1 B2, ये क्या हो गया B3। यानी इन अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखेंगे। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो इसके बाद आव्यूह का क्रम या क्या होता है कोटि। तो बोलेंगे किसी आव्यूह के पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या के गुणन को उस आव्यूह का क्रम या कोटि कहते हैं। अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो तो उस आव्यूह की कोटि m गुणे n होगी। लिख लो ये। तो यानी किसी भी आव्यूह को आप निरूपित कैसे करोगे, फर्स्ट थिंग्स ये है, इसको केयरफुली समझना है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी आव्यूह में बहुत सारे अवयव उपस्थित हैं तो आखिर उन आव्यूहों के अवयवों को निरूपित करने के लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होगा ना कोई ऐसा उपाय होगा कि हम उस आव्यूह के अवयवों को ये बता सकें कि ये इस आव्यूह के दूसरे पंक्ति का पहला अवयव है, पहले पंक्ति का तीसरा अवयव है, पहले पंक्ति का चौथा अवयव है, दूसरे पंक्ति का दूसरा है। आखिर इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई हमारे पास मेथड होगा ना, तो हम उसी मेथड को समझेंगे। याद समझ लेना। अगर मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कुछ ये अवयव हैं, कुछ ये आव्यूह है A = जैसे ये आ गया 1 0 -1 2 1 3 4 2 7, ये हमारे पास एक आव्यूह हो गया। अब इन आव्यूह के अवयवों को मुझे निरूपित करना हो, रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो याद रखना ये चीज़ें। इन आव्यूहों को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। पहले देखो इस आव्यूह में कितने अवयव उपस्थित है, 9 ठो है। यहाँ 9 ठो ए बना लो, ए ए ए, फिर ए ए ए, क्योंकि 3 पंक्ति 3 स्तंभ है तो बनाना पड़ेगा ऐसे। अब देखो भाई पहला पंक्ति है तो यहाँ 1 1 लगा लेना है, ये दूसरी पंक्ति है तो 2 2 लगा लेना है, और तीसरी पंक्ति है तो यहाँ क्या लगा लेना है 3 3। बोलो समझ में आया या बोलो यार। पहली पंक्ति है तो सबके साथ 1 1, है दूसरी पंक्ति है सबके साथ 2 2, ये तीसरी पंक्ति है सबके साथ 3 3। हो गया ना। अब देखो ये पहला स्तंभ है तो ये 1 1, क्लियर हो गया। ये दूसरा स्तंभ है तो क्या लगा लेंगे 2 2, ये तीसरा स्तंभ है तो क्या लगा लेंगे 3 3। बोलो समझ में आया। तो अब हमको ये चीज़ें क्लियर हो गया कि अगर किसी आव्यूह के दूसरे पंक्ति का पहला अवयव पूछेगा, सुन लो ध्यान से, अगर किसी आव्यूह के दूसरे पंक्ति का पहला अवयव पूछेगा तो A21 बोलेंगे। क्यों भाई, अगर किसी आव्यूह के पहले पंक्ति का तीसरा अवयव पूछेगा A13 बोलेंगे। अगर किसी आव्यूह के तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव पूछेगा तो A33 बोलेंगे। बोलो समझ में आया। तो अब देखो जैसे ये आव्यूह दे दिया और कह रहा है इस आव्यूह की सहायता से A12 या A31 या A32 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालोगे, इसका मतलब पहले पंक्ति का दूसरा अवयव, तो देखो पहला पंक्ति है तो इसका दूसरा अवयव ये है 0 हो गया। तीसरे पंक्ति का पहला अवयव तो तीसरा पंक्ति का पहला अवयव क्या है 4। अब तीसरे पंक्ति का दूसरा अवयव तो तीसरा पंक्ति का 1 1, दूसरा अवयव क्या है 2। आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। तो ये अवयवों का ये रिप्रेजेंटेशन है और इसी के द्वारा हम अवयवों को निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये चीज़ें लिख के दिखा लो आप। अब हम बात करेंगे आव्यूह के प्रकार का। तो हम बोलेंगे आव्यूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। शुरू यहाँ से करेंगे, जिसमें पहला है पंक्ति आव्यूह, दूसरा स्तंभ आव्यूह, तीसरा शून्य आव्यूह, चौथा है क्षैतिज आव्यूह, पांचवा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, छठा वर्ग आव्यूह और सातवां विकर्ण आव्यूह। और भी हैं बट इस पर जगह नहीं है तो नहीं लिखे हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में इसे बता देंगे। पहला नंबर पंक्ति आव्यूह क्या होता है। तो पंक्ति आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जिसमें केवल एक पंक्ति ही होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। केवल कितना पंक्ति होता है, एक ही पंक्ति होगा। स्तंभ कितने भी हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें पंक्ति केवल कितने होंगे, एक। तो हम बोलेंगे ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, केवल एक पंक्ति, स्तंभ कितने भी हो जाए चलेगा लेकिन पंक्ति कितना होना चाहिए, एक। उसका नाम क्या है, पंक्ति आव्यूह। क्या बोलेंगे पंक्ति आव्यूह का परिभाषा, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति होता है उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसके बाद से आता है स्तंभ आव्यूह। इसका मतलब इसमें केवल कितना स्तंभ रहेगा, एक। पंक्ति कितने भी रहे कोई मतलब नहीं, स्तंभ केवल कितना होनी चाहिए, एक। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ये एग्जाम्पल लिखे, इसमें केवल एक स्तंभ है, पंक्ति कितनी है 3,
तो 3 पंक्ति है तो लिखे हैं 3 स्तंभ 1 है तो गुणे 1, तो यानी इसकी कोटि हो गई 3 गुणे 1। इसकी कोटि क्या होगी, 1 पंक्ति 3 स्तंभ, तो इसकी कोटि 1 गुणे 3। क्लियर हो गया। इसके बाद से आता है शून्य अवयव। शून्य अवयव एक ऐसा अवयव होता है जिसका प्रतीक अवयव क्या हो, शून्य हो। तो हम शून्य अवयव का क्या परिभाषा बोलेंगे, बोलेंगे ऐसा अवयव जिसका प्रतीक अवयव शून्य होता है उसे शून्य अवयव कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके पास से आता है हमारे पास क्षैतिज अवयव। क्षैतिज अवयव क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। मैं देख रहा हूँ क्षैतिज अवयव में क्या चीज़ है, इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 यानी 2 पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है, 3। यानी इसमें जो पंक्तियों की संख्या है यह स्तंभों की संख्या से क्या है, कम है। पंक्ति 2 स्तंभ 3, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। इसमें क्या देख रहे हैं हम, ऊर्ध्वाधर अवयव में हम देख रहे हैं इसमें 1 2 3 पंक्ति और स्तंभ कितने हैं, 2। हम ये देख रहे हैं क्षैतिज अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, लेकिन ऊर्ध्वाधर अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। इसी भी इस पर परिभाषा दे देंगे। बोलेंगे हम ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज अवयव कहते हैं। ऊर्ध्वाधर अवयव का क्या परिभाषा देंगे, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज़्यादा होती है या अधिक होती है उसे ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। इसके बाद से हमारे पास आता है वर्ग अवयव। इसमें देखिए इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी बेस पे हम परिभाषा देते हैं ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उन्हें वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे हमारे पास एक अवयव है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसमें पंक्ति भी 3 और स्तंभ भी क्या है, 3, यानी इसकी कोटि 3 गुणे 3। देखिए जितने पंक्ति उतने स्तंभ, इसमें भी जितने पंक्ति उतने क्या है, स्तंभ। दैट मीन्स पंक्तियों की संख्या किसके बराबर है, स्तंभों की संख्या के। तो क्या बोलेंगे, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है उसे वर्ग अवयव कहते हैं। इसके बाद से हमारा क्या आता है, विकर्ण अवयव। इसमें देखो इसमें मुख्य जो पहला अवयव होगा उसको लेके विकर्ण बनाएंगे, इसको बोलेंगे मुख्य विकर्ण। तो इसमें मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य जितने भी अवयव होते हैं वह सब के सब 0 होते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में। और साथ में जो विकर्ण अवयव है इसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा आपस में क्या होती है, बराबर। दैट मीन्स यह एक प्रकार का वर्ग अवयव है। लेकिन इसके मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव 0 होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, विकर्ण अवयव। समझ में आ रहा है मेरी बातें। यानी सिर्फ विकर्ण को छोड़ के बाकी सभी अवयव क्या है, 0। तो इसको परिभाषा बोलना होगा। तो पहला इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है, तो पहला ये वर्ग अवयव जैसे दिख रहा है, आ रहा है समझ में। लेकिन इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या, इनको छोड़ के बाकी सब अवयव क्या हो जा रहे हैं, 0, इसलिए इसी का नाम क्या है, विकर्ण अवयव। तो क्या बोलेंगे हम, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त, दोबारा सुन लीजिए, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो ये चीजें सब एक एक करके लिख लीजिए आप। इसमें देख लो ये एक ऐसा अवयव, चूंकि इसमें भी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर है तो जाहिर सी बात है ये वर्ग अवयव जैसे है। अब बोलो भाई, इसमें देख लो, लेकिन इसमें जो मुख्य विकर्ण का अवयव होता है ये विकर्ण अवयव में अलग अलग हो सकता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। लेकिन अदिश अवयव में ये समान रहेगा। अगर ये 4 है तो सब 4 4 होंगे, 5 है सब 5 5 होंगे, ए है सब ए होंगे, बी है सब बी होंगे। क्या हमारी बात समझ में आया। तो बोलेंगे ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं उसे अदिश अवयव कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। अब देखो ये तो 3 3 4 4 5 5 6 6 10 10 100 100 हो सकते हैं, लेकिन वहीं पे जो ये एक तत्समक अवयव होता है, तत्समक अवयव जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिसेज,
तो इसको देखो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हई सब अवयव समान होंगे, लेकिन ये एक एक है तो हमेशा एक एक ही रहेंगे। ये कभी भी दो दो नहीं हो सकते, तीन तीन नहीं हो सकते, चार चार नहीं हो सकते, हमेशा ये क्या रहेंगे, एक एक ही रहेंगे। तो यह एक तरह का अदिश अवयव है, लेकिन डिफरेंट ये है कि अदिश अवयव में अवयव बदले जा सकते हैं, लेकिन तत्समक अवयव में ये अवयव बदले नहीं जा सकते। हमेशा मुख्य विकर्ण के अवयव क्या रहेगा, एक एक ही रहेगा। बोलो समझ में आया। तो ये भी एक तरह का वर्ग अवयव टाइप है। तो बोलेंगे हम ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव केवल एक एक ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। और इसको किससे लिखते हैं, आई से। बोलो क्लियर हो गया, लिख लोगे अपने मन से। अदिश अवयव का क्या परिभाषा देंगे, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव समान होता है उसे अदिश अवयव कहते हैं। इसका क्या परिभाषा देंगे, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव केवल एक ही होता है उसे तत्समक अवयव कहते हैं। लिख लीजिए, खत्म हो गया ये।